तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याओं में अनुक्रम एवं श्रेणी। तो हम पहले अनुक्रम से शुरू करते हैं कि अनुक्रम को कैसे लिखा जाता है, ये किस पर परिभाषित होता है, इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं। तो DSSB में 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि अनुक्रम परिभाषित होता है, जिसमें फिर नीचे 4 ऑप्शन थे। उसमें दे रखा था F प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से किसी समुच्चय पर, या Z से S पर, या कुछ भी, ऐसे 3 ऑप्शन अलग थे। तो उसमें ये ऑप्शन ठीक था। तो इस तरीके से हर लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। अब आते हैं अनुक्रम का निरूपण। मतलब जो अनुक्रम होता है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से किसी समुच्चय पर परिभाषित होता है। ये केवल हमें थ्योरी के लिए याद रखना है। जबकि इसका निरूपण कैसे होता है उसको हम देखते हैं। या तो हमें कोई n में कोई फंक्शन दे के उसका मंझला ब्रैकेट लगा देगा, या फिर इस तरह करके कुछ n में कोई टर्म दे देगा, तो वो हमें अनुक्रम लिखने का तरीका होता है। तो इसे हम 2 प्रकार से दर्शाते हैं। तो पहला होता है सारणीबद्ध रूप। मतलब इसमें डोमेन तो हमेशा किसी भी अनुक्रम का डोमेन क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, सीधा थ्योरी में से क्वेश्चन उठाते हैं तो ऐसा पूछ सकते हैं वो। तो इसलिए इसका पहला, जैसे x की जगह नेचुरल नंबर्स ही आते हैं, तो ये इसका डोमेन होता है 1 2 3 4। तो कैपिटल N जो हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, वह डोमेन होता है इसका। तो डोमेन क्या हमारा फिक्स होता है, इसलिए हम इसे इसके शुरू के अवयवों को ना लिख के हम सीधा इन टर्म्स को ही लिख देते हैं। तो आगे चल के हम इसको भी देखेंगे। सारणीबद्ध रूप, तो एक एक अवयव को लिख दिया, जो कि हम जानते हैं कि रोस्टर रूप होता है। समुच्चय निर्माण रूप n एंड Fn, जहाँ Fn n का फलन है और n बिलोंग्स टू n। तो ये थ्योरी होती है। जबकि हम सीधा इस तरीके से आगे कभी भी कहीं भी काम में लेंगे, क्वेश्चंस में भी, पेपर्स में भी इस तरह आता है सीधा। या तो वो मंझले ब्रैकेट में कुछ टर्म दे देगा, तो उससे हम इस तरह की टर्म्स बना सकते हैं, या फिर वो सीधा इस तरीके से दे देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक सीक्वेंस के अलग अलग पद हैं, जिसकी एक की इमेज ये है, 2 की इमेज ये है, 3 की इमेज ये है। तो यहाँ प्रांत हमेशा n ही रहता है। अतः हम अवयवों को 1f1 2f2 ना लिखने के बजाय सीधे f1 f2 f3 ये वाली टर्म्स ही लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ये सीक्वेंस आगे जाता जा रहा है। और सीक्वेंस में हमेशा अनंत पद होते हैं। ये भी आप एक लिख लीजिए कि अनुक्रम में हमेशा अनंत पद होते हैं। क्योंकि जब हर नेचुरल नंबर का एक इमेज मिलेगी, तो नेचुरल नंबर खुद अनंत होते हैं, तो अनंत इमेज मिलती जाएंगी। तो जैसे इसमें क्या होगा कि 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 1, 5 की इमेज 2। तो इस तरीके से, इसलिए इनको हर टर्म लिखना ज़रूरी होता है कि वो 4 की इमेज है 1, ये वाला 1 है जो इस 4 की इमेज है, और ये वाला 2 है वो इस 5 की इमेज है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स लेने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम ऐसे लेते जाएंगे। जो भी उसके टर्म्स आती जाएंगे उनको F अनुक्रम है, इसलिए अनुक्रम में लिखते हैं। इसमें कोई सेट की नहीं है बात, जो आप जैसे कोई रिपीट हो रहा है तो उसे ना लिखें। तो ठीक है। यदि S एक सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है, तो अनुक्रम अचर अनुक्रम कहलाता है। यदि मान लीजिए कि उसमें एक बार रिपीट होते जा रहा है, हम प्राकृत संख्याओं की कोई भी वैल्यू लें लेकिन वो एक ही निकाल के हमें दे, तो वह अचर अनुक्रम कहलाता है। यदि S बराबर n है, मतलब F का जो प्रांत तो n है ही, उसके अलावा जो सहप्रांत या कोडोमेन है या रेंज है, वो भी अगर n में से ही आए, तब अनुक्रम प्राकृत अनुक्रम कहलाता है। और यदि S बराबर r हो तो अनुक्रम वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। अब आता है अनुक्रम का परिसर। मतलब अनुक्रम का हम परिसर कैसे निकालते हैं। तो अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय, अब जब समुच्चय बनाएंगे तो उसमें हम रिपीटेड एलिमेंट्स को एक बार ही लिखेंगे। तो अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का परिसर कहलाता है। जैसे अनुक्रम दे दिया, देखो इस तरीके से अनुक्रम को लिखा जाता है, और इसमें 1 + -1 की पावर n, तब an क्या होगा,
जैसे हम 1 रखेंगे तो ये -1 होगा, -1 + 1 0, तो ये 0 आ गया। जैसे हम 2 रखेंगे तो यहाँ ये 1 बन जाएगा, 1 + 1 2। जैसे हम 3 रखेंगे तो ये -1 + 1 0, तो उसको भी यहाँ लिखेंगे। तो ये तो हो गया अनुक्रम। लेकिन जब इसका हम रेंज लिखेंगे, इसकी रेंज इस तरीके से आएगी, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं। लेकिन जब हमसे केवल परिसर के अवयव पूछ लेगा, परिसर में कितने अवयव हैं, तो हम 0 और 2 को लिख देंगे। हालांकि इसमें हर एलिमेंट लिखा जाएगा, लेकिन जब समुच्चय की बारी आएगी तो उसमें हम 0 और 2 को ही इंक्लूड करेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इस अनुक्रम के सभी पद होंगे, क्या होंगे, तो वैसे हम लिखते जाएंगे 0 2 0 2 0 2 0 2 आते जाएंगे, तो हम सभी को लिखेंगे। उसमें ऑप्शंस में ये था कि केवल 0 2, फिर 0 2 4 6 कुछ ऐसे, तो हमें 1 2 3 4 5 6 रखते हुए जाना है। जो एलिमेंट्स आए तो सबको लिखते जाना है। आगे देखते हैं कि परिसर अनंत भी हो सकता है। परिसर है वो अनंत भी हो सकता है। जैसे an में 2n लिख दिया, तो n की जगह हम कैपिटल N से ही अवयव लिखते जाएंगे, मतलब प्राकृत संख्याओं से ही लिखते जाएंगे। जैसे हम 1 लेंगे 2, 2 लेंगे 4, 3 लेंगे 6, 4 लेंगे 8, ऐसे ही आता जाएगा और ये अनंत तक चलता जाएगा। तो इसके परिसर में अनंत अवयव भी हैं। जैसे an है, इसमें n² + 2n + 1 है, तो इसमें क्या आएंगे, इसमें जैसे हम 1 रखेंगे तो 1² + 2 + 1 4, जैसे 2 रखेंगे तो 4 + 4 8 और 1 9, वैसे ही आगे आते जाएंगे, तो अनंत अवयव भी होते हैं। अब इसमें रखेंगे, ये हमारा अनुक्रम दे रखा है और इसमें अनुक्रम को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, इसमें केवल n की टर्म, एक टर्म दे दी, इसी से हम पूरे अवयव बना देंगे। जैसे हम 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -1/2। जैसे हम 2 रखेंगे तो 1/4। जैसे हम 3 रखेंगे तो -1/6। ऐसे ही आते जाएंगे और अवयव बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इससे हम क्या बोलेंगे, किसी भी अनुक्रम में पदों की संख्या अनंत होती है। ये तो फिक्स पैटर्न है कि किसी भी अनुक्रम में पदों की संख्या अनंत होती है, लेकिन उसका जो रेंज सेट होगा उसमें जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको केवल एक बार लिख के हम वो सीमित हो सकता है। लेकिन किसी भी अनुक्रम में पदों की संख्या अनंत होती है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बना सकता है। किंतु परिसर समुच्चय सीमित भी हो सकता है। जो रेंज सेट है वो सीमित हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए किसी में 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 आते ही जा रहे हैं, तो वो तो हो गया उसका पदों की संख्या। लेकिन जब हम उसमें परिसर बनाएंगे, परिसर समुच्चय बनाएंगे, तो समुच्चय में तो कोई एलिमेंट रिपीट होता नहीं है, तो इसलिए जो रिपीटेड एलिमेंट है उनको सिंगल बार लिख के हम सीमित परिसर समुच्चय बना सकते हैं। अब आता है कि परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सीक्वेंस, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब परिबद्ध समुच्चय का हम देखिए कि परिबद्ध समुच्चय कैसे होगा। पहले तो उसको देखेंगे कि वो निम्न परिबद्ध है कि नहीं, फिर देखेंगे वो ऊपरी परिबद्ध है कि नहीं। अगर वो निम्न परिबद्ध है और ऊपरी परिबद्ध दोनों है तो वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। जैसे हमने परिबद्ध और परिबद्ध का सेट में देखा था, मतलब समुच्चय में देखा था या फंक्शन में देखा था, उसी तरह यहाँ होता है। ऊपरी परिबद्ध, हम जैसे पूरे अनुक्रम के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसमें यदि कोई एक एलिमेंट ऐसा है कि उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं है तो वो ऊपरी परिबद्ध हो जाएगा। वैसे ही निम्न परिबद्ध है कि कोई भी एलिमेंट उस संख्या से छोटा नहीं हो तो वो निम्न परिबद्ध हो जाता है। तो आप लैंग्वेज में देख लीजिए, ऊपरी परिबद्ध मतलब अपर बाउंडेड। अनुक्रम xn को ऊपरी परिबद्ध कहेंगे यदि अनुक्रम का कोई भी अवयव m बिलोंग्स टू r से बड़ा नहीं हो, ठीक है। और निम्न परिबद्ध कब कहेंगे, यदि एक भी अवयव m बिलोंग्स टू r से छोटा ना हो तो उसे निम्न परिबद्ध कहेंगे। और यदि अनुक्रम xn ऊपरी तथा निम्न परिबद्ध दोनों है तो यह परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। m से बड़े सभी r ऊपरी परिबद्ध कहलाते हैं, जैसा कि हमने सेट थ्योरी में या फंक्शन में देखा था। तथा m से छोटे सभी r निम्न परिबद्ध कहलाते हैं। जब भाई m अनुक्रम का सबसे बड़ा अवयव है तो जो m से बड़े जितने भी संख्याएं होंगी वो तो रियल में, वो तो वास्तव में ही
और भी ऊपरी परिबंध बना देंगी। तो इसलिए m से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सब ऊपरी परिबंध होते हैं, और m से छोटे जितने भी अवयव हैं वो सभी निम्न परिबंध होते हैं। m को उच्चक कहते हैं, जो मतलब सबसे बड़ा संख्या है जिससे बड़े अनुक्रम में अवयव नहीं है उसको उच्चक, और स्मॉल m को निम्नक या इन्फिनिमम m को सुप्रीमम कहलाते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स में देखिए, ये हमारा अनुक्रम दे रखा है कि n², तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16, ऐसे ही आते जाएंगे। तो निम्नक क्या है इसमें, मतलब इन्फिनिमम क्या है, 1 सबसे छोटा अवयव है, इससे छोटा कोई इस अनुक्रम में अवयव नहीं है, तो ये हमारा हो गया निम्नक। जब ये निम्नक हो गया, इन्फिनिमम हो गया, तो ये हमारा अनुक्रम निम्न परिबंध हो गया, मतलब लोअर बाउंड हो गया। वैसे ही हम आगे जाते जाएंगे, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या नहीं मिल पा रही है यहाँ। जब सबसे बड़ी संख्या नहीं मिल पा रही है तो यह अनुक्रम ऊपरी परिबद्ध नहीं है, जबकि ये निम्न परिबद्ध है। और जब ये निम्न परिबद्ध है और ऊपरी परिबद्ध नहीं है तो ये पूरा अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम नहीं कहलाएगा, क्योंकि परिबद्ध अनुक्रम होने के लिए निम्न परिबद्ध और ऊपरी परिबद्ध दोनों होना आवश्यक है। तो कैपिटल M डज नॉट एग्जिस्ट, अतः ऊपरी परिबद्ध नहीं है, अपरिबद्ध है ऊपरी, ठीक है। अतः अनुक्रम बाउंडेड नहीं है, परिबद्ध नहीं है। अब आ गया ये नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और क्या दे रखा था, अनुक्रम 1/n की रेंज बताइए, मतलब परिसर बताइए, परिसर बताइए। तो इसमें हमें क्या करना था, केवल हमें n की जगह 1 2 3 4 5 6 रखते जाना था और डैश लगा के एलिमेंट्स को लिखते जाना था। तो n में जैसे हम 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे 1/2, 3 रखेंगे 1/3, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ये इन्फिनिटी अनंत की तरफ जा रहा है, अनंत की तरफ, जैसे 1 2 एलिमेंट हमने देख ली, हमें अनुक्रम में क्या करना है, जब भी कभी अनुक्रम निकालना होगा तो शुरू के 1 2 3 4 एलिमेंट निकाल के हमें दर्शा देना है, और लास्ट में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के लास्ट वाली टर्म देखनी है कि लास्ट वाली टर्म ये कहाँ जा रही है, या आगे बढ़ता ही जा रहा है या इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो जैसे ही हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, पर 0 से कोई छोटा अवयव, 0 से कोई छोटे की तरफ ये नहीं जा सकता। 1 है, 1 से छोटा, 1 से और छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये मैक्सिमम जाएगा तो 0 तक जा सकता है। तो इसका निम्नक तक हो जाएगा 0, और उच्चक 1 दिख ही रहा है हमें, तो ये परिबद्ध अनुक्रम हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में, जो an है वो कहाँ है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा 1 है, सबसे छोटा 0 है। तो ये निम्न परिबंध ये निम्न परिबद्ध भी है, उच्चक भी इस उपस्थित है, तो ये ऊपरी परिबद्ध भी है, अतः यह बाउंडेड है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, an ऐसा है कि 1 - 1/n² की पावर n, कुछ भी दे देगा अंदर, कुछ भी दे आपको, तो n बराबर 1 2 3 4 रख के 2 4 एलिमेंट निकाल लेने हैं, और लास्ट में लिमिट लगा के जो किसकी तरफ टेंड कर रहा है ये वो देख लेना है। जैसे ही हम n बराबर 1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, n बराबर जैसे ही हम 2 रखेंगे, तो 0, 1 - 1/4 की पावर 2, तो जो भी बनेगा, वैसे ही हम 3 रखेंगे तो ये बनेगा। जैसे हम इनको और सोल्व करेंगे तो 0, 3/4 का स्क्वायर, 8/9 का स्क्वायर। अब हम ये देख पा रहे हैं कि 0 से बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, लेकिन ये 1 से बड़े नहीं है, और इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा, और आगे वाली टर्म्स आती जाएंगी। और हम लास्ट में क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के देख लेंगे। जैसे इसकी लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n² की पावर n, तो ये 1 की, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी रखते ही 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेगा, वहीं 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करते हैं, अगर लिमिट में क्या करते हैं, तो लिमिट वाले टॉपिक से हम इनको सीखेंगे। आगे n लगा के लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर में, और 1 - 1/n² -1 करते हैं, तो 1 से 1 कट जाता है, तो ये इस n से ये n कटेगा, 1/n बचेगा, तो e की पावर -0 रहेगा। e की पावर -0 का मान क्या होता है, 1, क्योंकि e की पावर -0 मतलब e की पावर 0 बराबर 1। तो ये लास्ट में 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, तो और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इन्फिनिमम तो हो गया इसका 0, और सुप्रीमम हो गया इसका 1, और ये 0 और 1 के बीच में सारी टर्म्स इसकी लाई कर रही हैं। तो ये निम्न परिबंध भी हो गया, ऊपरी परिबंध भी हो गया अनुक्रम, तो ये परिबद्ध अनुक्रम हो गया।
इसका उच्चक 1 है, मतलब कैपिटल M 1 है, स्मॉल m 0 है। अब क्या होता है कि एक ये तो ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम और निम्न परिबद्ध अनुक्रम या परिबद्ध अनुक्रम, इससे क्वेश्चन आता है। और एक आता है एकदिष्ट, या मतलब एकदिष्ट अनुक्रम किसे कहते हैं? एकदिष्ट अनुक्रम का मतलब है कि या तो ये एक ही दिशा में बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 रखने पर, या ये घटता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दो टर्म्स इक्वल हो गई या एक छोटी एक बड़ी हो जाए फिर एक अगली वाली टर्म बड़ी हो जाए तो वो एकदिष्ट अनुक्रम नहीं कहलाएगा। जैसा कि एकदिष्ट का मतलब होता है कि यदि बढ़ रहा है तो बढ़ता जाए, घट रहा है तो घटता ही जाए। या तो अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान या एकदिष्ट ह्रासमान हो, अर्थात कोई भी लगातार 2 अवयव लें। यदि जैसे कोई भी लगातार 2 अवयव हमने लिए, कोई भी जैसे 2 अवयव लिए, उनका अंतर निकाला, यदि वो अंतर पीछे वाले का आगे से निकाला, क्योंकि हमें देखना है कि ये टर्म्स बढ़ती जा रही हैं या घटती जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यदि आगे वाली टर्म बड़ी है, जैसे हम नेक्स्ट इधर वाली टर्म लेंगे, राइट हैंड साइड वाली टर्म बड़ी आती जा रही हैं, तो ये एकदिष्ट वर्धमान कहलाता है। इसका मतलब यही हो गया ना कि जैसे x 3 से बड़ा हो गया, x4 x5 या an a3 a4 a5, मतलब अगली नेक्स्ट टर्म बढ़ती जा रही है तो ये एकदिष्ट वर्धमान कहलाएगा। या xn+1, मतलब अगली टर्म में से पिछली टर्म घटाएं और वो 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो तो ये एकदिष्ट वर्धमान कहलाएगा। और यदि अगली टर्म है वो पिछली टर्म से छोटी है तो एकदिष्ट ह्रासमान। हर टर्म के लिए है ये, हर आगे आने वाली टर्म यदि पीछे वाली टर्म से छोटी है तो वो एकदिष्ट ह्रासमान कहलाएगा। या हम इस तरीके से चेक कर लेंगे कि आगे आने वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म घटाएंगे। जैसे इसमें से, जैसे एग्जांपल ये है कि कोई भी टर्म लेंगे, जैसे आगे वाली टर्म में से ये घटाएंगे, 2 में से 1 घटाया तो 1, जो कि 0 से बड़ा है, अतः यह टर्म, यह सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान है। और जैसे मान लीजिए कि ये 5 4 3 2 1 0 ऐसे जाता जा रहा है, तो अगली टर्म में से इसको घटाएंगे तो ये 0 से छोटी आएगी, तो ये एकदिष्ट ह्रासमान कहलाएगा। जो कि हम अगर सेट के 2-4 एलिमेंट डाल के देखेंगे तो वो, मतलब अनुक्रम के 2-4 एलिमेंट निकालेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल हमारा ये है कि अनुक्रम ये बताइए एकदिष्ट वर्धमान है या ह्रासमान, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो सीधा ही इसका एलिमेंट लिखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, 1 जैसे 1 रखेंगे 1/2, 2/3, 3/4 और डैश डैश डैश। और जैसे हम लिमिट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 की तरफ जाएगा। तो यहाँ 1/2, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में 1 तक जा रहा है। तो हमें दिख रहा है ना कि यहाँ से जाने पर इधर बढ़ रहा है, तो ये एकदिष्ट वर्धमान हो गया। अब इसको या तो एलिमेंट से हम चेक कर सकते हैं या फिर हम जो अगली वाली टर्म को पिछली वाली से घटाएंगे। देख लीजिए, अब ऐसे रखते गए और लास्ट में 1 की तरफ जा रहा है तो हम सीधा यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो एकदिष्ट वर्धमान है। या फिर पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म घटाएंगे कोई भी, अगर वो 0 से बड़ी है तो वर्धमान। या फिर हम क्या करेंगे, xn+1 निकालेंगे, जबकि ये इतना करने की हमको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम पहले xn+1 निकालेंगे, फिर xn हमें दे रखा होगा, उनको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद भी हम उसको देखेंगे कि किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि n में आएंगी तो देखना पड़ेगा कि n पॉजिटिव रहता है तो वो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, इस तरीके से हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल अनुक्रम में जहाँ तक पॉसिबल हो शुरू के 2 से 3 एलिमेंट लिखें और लास्ट में लिमिट लगा के देख लें कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, बस। तो ये केवल यहाँ से 3 एलिमेंट यहाँ से लिखे, लास्ट में लिमिट लगाई 1, क्योंकि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और लास्ट में 1 की तरफ जा रहा है तो एकदिष्ट वर्धमान। अब आगे है एग्जाम्पल, एक और है कि 1/n ये वर्धमान है या ह्रासमान है, ये हमें बताना है। तो 1, 1/2, 1/3, 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे 1/2, 1/3, लास्ट में हम लिमिट लगा के देखेंगे तो लिमिट लगाएंगे तो 0 की तरफ जा रहा है, तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में 0 तक जा रहा है। तो इसमें देखो 0 लोअर बाउंड हो गया, 1 अपर बाउंड हो गया, और ये
घटता ही जा रहा है एक से और जीरो तक जा रहा है तो ये एक दिष्ट ह्रासमान हो गया बस। अब हमें एक्स एन और एक्स एन प्लस वन निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम निकाल लेंगे तो एक्स एन क्या है 1/n, एक्स एन प्लस वन क्या है 1/n प्लस वन। इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे हम घटाएंगे ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, दोनों को अब मतलब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद काटने के बाद -1/n इंटू एन प्लस वन, तो ये हमेशा छोटा रहेगा तो एक दिष्ट ह्रासमान। वैसे ही अगला है 1 + 1/n की पावर n। ये अनुक्रम है वर्धमान या ह्रासमान का पता लगाइए। तो वर्धमान और ह्रासमान का पता लगाना है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो शुरू के अपन क्या करेंगे, केवल शुरू के 1-2 एलिमेंट लिखेंगे। जैसे ही हम 1 लेंगे तो 2 की पावर 1 1, 1 + 1/2 की पावर 2, 1 + 1/3 की पावर 3। जैसे इनको सॉल्व करेंगे 2 3/2 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, और आगे चल के हम लिमिट लगाएंगे। जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n क्या होता है, e होता है। ये होता है e, जो लगभग 2.71 के लगभग बराबर होता है। एक एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता लेकिन समथिंग कुछ 2.71 पॉइंट कुछ ऐसे आता जाता है। तो यहाँ तो 2 था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आगे चल के ई तक जा रहा है, 2.71 तक जा रहा है। तो यहाँ 2 से 2.71 की तरफ जा रहा है तो ये एक दिष्ट वर्धमान हो गया बस। तो ये वर्धमान फलन है। अब आता है कि अनुक्रम की सीमा। जैसे हमने फलन की सीमा देखी थी पिछले वीडियोस में, उसी तरह हम अनुक्रम की सीमा देखते हैं। अब अनुक्रम की सीमा में क्या होगा, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते जाएंगे और जैसे ही हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा। तो वही हमारा सीमा बिंदु कहलाएगा। लिमिट पॉइंट का ये होता है, ये 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। उनको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अनुक्रम का ऐसा बिंदु जिसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत बिंदु उपस्थित हों। जैसा कि हम वास्तविक संख्याओं में समुच्चय में लिमिट पॉइंट और लिमिट देख के आए थे, वैसे ही इसकी वो है कि अनुक्रम का ऐसा बिंदु जिसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत बिंदु उपस्थित हों, सीमा बिंदु कहलाता है। आपको क्या करना है, आपको तो अनुक्रम में लास्ट में लिमिट लगा के जहाँ ये जा रहा है वही उसके लिमिट पॉइंट्स हो जाते हैं। एक वास्तविक संख्या l अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि xn बिलोंग्स टू l के प्रतिवेश में। l का प्रतिवेश कैसा होगा, l - एप्सिलॉन और l + एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल, ये इसका प्रतिवेश होगा। और इसके प्रतिवेश में xn बिलोंग करेंगे n के अनंत मानों के लिए। ये लैंग्वेज में इस तरीके से इसको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को लिखते हैं। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, मतलब l के प्रतिवेश में xn के अनंत बिंदु हों। अब एग्जाम्पल देख लीजिए कि हमें लिमिट पॉइंट कैसे पता करने होते हैं। हमें an दे दिया, ठीक है, an हमें दे दिया, तो हमें तो सीधा यही करना है कि इसका शुरू के 1-2 एलिमेंट हमें लिख लेने हैं। तो n = 1 लिखेंगे तो -1, जैसे ही 2 लिखेंगे 1/2, जैसे ही 3 रखेंगे तो -1/3, 1/4 और ऐसे ऐसे आते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हम लिमिट लिखनी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n/n। जैसे हम करेंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसकी जब हम लिमिट निकालेंगे तो ये 0 आएगी, क्योंकि इसको n हम कुछ भी रखेंगे -1 का तो वो जो भी आएगा, लेकिन नीचे इन्फिनिटी है तो वो 0 बना देगा। तो लिमिट आएगी 0। तो ये जा रहा है 0 की तरफ, तो इसका सीमा बिंदु 0 हो जाएगा। अब इसका जैसे इसको रियल नंबर लाइन पे हम दिखाएं तो सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, -1। तो देखिए -1 से जा रहा है 1/2 पे, -1 से जा रहा है 1/2 पे, 1/2 से -1/3 पे, -1/3 से 1/4 पे, 1/4 से फिर ऐसे 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 जाता हुआ जब 0 पे आएगा तो 0 के पास ये बहुत पास 0 की तरफ जाएगा। तो काफ़ी सारे 0 का जब नेबरहुड लेंगे तो उसमें काफ़ी सारे इसके अनुक्रम के अवयव होंगे। तो 0 एक इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 0 के प्रतिवेश में अनंत बिंदु आ रखे हैं। अब देखिए 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि अनुक्रम xn = 1 का लिमिट पॉइंट है। अब इसमें देखिए आप, इसका लिमिट पॉइंट हमें बताना है तो इसका हम अवयव लिखेंगे। तो 1 पे भी 1 वैल्यू, 2 पे भी 1 वैल्यू, 3 पे भी 1 ऐसे। तो 1 के प्रतिवेश में, अब 1 है, 1 का प्रतिवेश में
इस अनुक्रम के बहुत सारे अनंत, क्योंकि ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, इसको हम केवल एक नहीं लिख सकते। तो अचर अनुक्रम अगर कोई है जिसमें केवल एक ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो वही उसका लिमिट पॉइंट भी हो जाता है, क्योंकि एक के प्रतिवेश में इसके देखो कितने अनंत अवयव आ रहे हैं ना, भले ही वो एक ही है लेकिन है तो अनंत बार इसके पास आ रहा है एक के पास, तो ये इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल एक ये भी लिख रखा है कि an ऐसा है कि -1 की पावर n, -1 की पावर n हो गया, तो ये एक बार जैसे हम 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो 1, तो 1 -1 1 -1 1 -1, जबकि -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे आता जाएगा, तो -1 1, तो पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इतनी अनंत बार आ जाएगा, तो इसके दोनों के नेबरहुड में अनंत अनंत बिंदु आ जाएंगे, इसलिए इसके दो लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, 1 और -1। अब देखिए अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम के क्या होता है कि लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें देख लिया, लेकिन जो सीमा होगी वो सिर्फ एक ही होगी। तो ये इनमें डिफरेंस इतना होता है कि अनुक्रम के सीमा पॉइंट जो लिमिट पॉइंट हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि सीमा सिर्फ एक ही, अगर सीमा उपस्थित होगी तो वो सिर्फ यूनिक होगी। आप इस बात का ध्यान रखें। तो यदि अनुक्रम के किसी निश्चित पदों के बाद होता वो लिमिट पॉइंट ही है, लेकिन वो सिर्फ एक, या तो फलन एक मतलब अनुक्रम एक दिष्ट जाता हुआ किसी एक बिंदु पर रुक जाए, या तो बढ़ता हुआ एक बिंदु पर रुक जाए तो वो सीमा होती है, या नीचे जाता हुआ किसी एक बिंदु पर रुक जाए तो वो सीमा होती है। जबकि आप इसमें देख रहे हैं सीमा बिंदु तो ऊपर नीचे, पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस होने के बाद भी अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो वो लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो अब देखिए अनुक्रम की सीमा। यदि अनुक्रम के किसी निश्चित पदों के बाद सारे पद किसी एक संख्या की ओर अग्रसर करें तो वह संख्या अनुक्रम की सीमा कहलाती है। ठीक है, मतलब इसको लिखने का क्या तरीका है कि m के बाद जितने भी कोई n लिए जाएं तो जो xn आएंगे, मतलब जो पद आएंगे वो किसी l के नेबरहुड में होने चाहिए। तो xn l को अग्रसर, तो l लिमिट हो जाती है। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो अच्छा क्लियर हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमें दे रखा है an बराबर 1/n, अनुक्रम दे रखा है ये। जैसे अनुक्रम दे रखा है तो इसमें हम 3-4 पॉइंट निकाल लें, वही हमारा काम। 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3। अब ये देखिए जैसे ही ये और बढ़ता जाएगा और हम लिमिट निकालेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा। तो ये एक तो घटता जा रहा है, सीधा घटता जा रहा है और 0 की तरफ जा रहा है। अब 0 का जब हम प्रतिवेश लेंगे तो इसमें अनंत बिंदु होंगे, तो लिमिट पॉइंट क्या हो गया 0, और ये यूनिक है लिमिट, और ये एक समान घटता जा रहा है और यूनिक लिमिट है, तो ये लिमिट पॉइंट है, तो ये लिमिट भी हो जाएगा। अब जैसे सेकंड है an -1 की पावर n, तो इसमें क्या है, शुरू में आएगा एक रखते ही -1, क्योंकि -1 की पावर सम और विषम का हम देखते हैं। -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे आता जाएगा। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या हो गई 1 और -1, क्योंकि -1 भी अनंत बार है और 1 भी अनंत बार है, तो दोनों लिमिट पॉइंट हो गए। अब दोनों लिमिट पॉइंट हो गए तो ये क्या है, एक दोलनी फलन की तरह हो गया, दोलनी अनुक्रम की तरह हो गया। मतलब -1 से 1, मतलब एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर जा रहा है, फिर ऐसे जाता जा रहा है। तो इसकी एक लिमिट नहीं है, मतलब या तो एक दिश तो नहीं है ये कि एक दिशा में बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, और इसके लिमिट पॉइंट भी 2 आ गए। जब लिमिट पॉइंट 2 आ गए तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो ठीक है, तो लिमिट पॉइंट 1 और -1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली है, मतलब ये दोलन कर रहा है पर फाइनाइट दोलन कर रहा है, मतलब परिमित दोलायमान है। परिमित दोलायमान मतलब -1 और 1 पे ही दोलन कर रहा है। इसलिए अब 2021 में ये पूछा गया है कि ये बताइए कैसा है, इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, और ये जब इधर कर रहा है तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। और इसका ऐसे पूछा गया था कि यदि कोई परिमित दोलायमान है, यदि कोई अनुक्रम परिमित दोलायमान है तो वह होगा अभिसारी अपसारी।
तो वो अपसारी, इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, मतलब ऑप्शंस में अलग अलग दे रखे थे कि वो अभिसारी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये ठीक था कि अभिसारी नहीं है। अब जैसे एक अगला है कि 1/n², तो वही करेंगे हम, 1 2 3 अवयव लिखेंगे, एक जैसे 2 लिखेंगे 1/4 9, तो ये घटता जा रहा है आगे चल के, और आगे चल के ये 0 की तरफ जा रहा है। तो अब जैसे हमारी डेफिनेशन थी कि कुछ पदों के बाद में जितने भी अवयव आए वो किसी एक संख्या की तरफ चले जाएं, तो मान लीजिए यहाँ 100 लेंगे, 100 या 1000 लेने के बाद 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये an जो है 0 की तरफ जा रहा है, अतः लिमिट 0 हो जाएगी। क्योंकि एक तो देखिए ये एकदिष्ट ह्रासमान है और 0 की तरफ ही जा रहा है, तो ये 0 हमारा लिमिट हो जाएगा। अगर यहाँ 2 लिमिट पॉइंट होते तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये 1/6 है, अनुक्रम दे दिया कि 1/6। अब 1/6 ही आ पाएंगे, तो ये लिमिट पॉइंट तो क्या होगा 1/6, और हमारी लिमिट भी 1/6 ही हो जाएगी, क्योंकि ये अचर फलन है। अचर फलन का लिमिट पॉइंट भी होता है और सीमा भी विद्यमान होती है, और दोनों सेम ही होते हैं। अब 2021 में ये भी क्वेश्चन आया था कि अनुक्रम ऐसा है कि 1 + 1/n, तब लिमिट पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो अब लिमिट पॉइंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखो, वही 1 2 3 4 रख के हम पहले पॉइंट निकालेंगे। जैसे हम इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 1 + 1/2, 1 + 1/3 डैश डैश डैश, और आगे चलता जाएगा। तो ये क्या आएगा 2, 3/2, 4/3, ऐसे चलता, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे हम, तो ये 1 की तरफ जाएगा, टेंस टू 1। जैसे टेंस टू 1 जाएगा तो यहाँ 2 है, फिर 2 से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, एक दिष्ट ह्रासमान हो गया और 1 की तरफ जा रहा है, टेंड कर रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट 1 हो जाएगा। आंसर हमारा, सॉरी, लिमिट पॉइंट भी 1 हो जाएगा और लिमिट भी 1 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट केवल 1 है और एक दिष्ट ह्रासमान है और एक बिंदु पे की तरफ टेंड कर रहा है ये, तो वो हमारी लिमिट भी हो जाएगी। अब बोल्जमैन-वाइस्ट्रास प्रमेय होती है ये, इससे पिछली बार क्वेश्चन आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब की बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस इनसे बनते हैं। बाकी लैंग्वेज में क्वेश्चन किसी और तरीके से घुमा के भी आपको दे सकता है। तो बोल्जमैन-वाइस्ट्रास प्रमेय क्या है, थ्योरम क्या है कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो आप देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक अपरिमित, मतलब एक तो अपरिमित परिबद्ध अनुक्रम है और अपरिमित है। पहली बात तो कि अनुक्रम कहीं बंधा हुआ है किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में, कि वो यहीं आएगा, लेकिन वो अपरिमित है, मतलब अपरिमित भी है, मतलब वो दोलन किए जा रहा है, तो उसका कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है, क्योंकि परिबद्ध है और दोलन कर रहा है, तो उसका एक सीमा बिंदु जरूर होगा, क्योंकि वो बार बार फिर उस पॉइंट पे चाहे कहीं भी जाएगा, लेकिन बार बार उस पॉइंट पे आएगा वो। एग्जाम्पल देखिए, -1n है, तो -1 1 -1 1 -1 1, तो देखिए एक तो ये अपरिमित है क्योंकि -1 और 1, और परिबद्ध है, -1 से 1 के बीच में परिबद्ध है, तो इसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होना आवश्यक है, तो इसके 2 लिमिट पॉइंट है, -1 और 1। ठीक है, अब आगे देखिए एक्शन क्या है, -1n/n, तो ये 1 -1, 2 पे 1/2, 3 पे -1/3, 4 पे 1/4, ऐसे ही आता जाएगा। यह परिबद्ध है क्योंकि आगे चल के ये 0 पे पहुंचेगा, तो जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा, नहीं ये -1n है ना, तो इसमें इन्फिनिमम तो हो गया इसका -1 और सुप्रीमम हो गया 1/2, क्योंकि आगे वाली टर्म्स 1/4 आ रही हैं, और ये जैसे ही इसका सुप्रीमम उच्चक तो हो गया 1/2, इन्फिनिमम हो गया -1, क्योंकि आगे जैसे ही हम इसको आगे वाली टर्म लिखेंगे ना, तो 1/2 से फिर 1/4 आएगी, जबकि माइनस में -1/3 1/4 आएगी, तो वो 1/2 से छोटा है, तो वो छोटे छोटे होते जाएंगे। मतलब ये क्या होगा, पहले आएगी -1 के पास, फिर जाएगा ये 1/2 के पास,
फिर आएगा ये -1/3, तो मतलब पहले जाएगा ये 1/2 के पास, फिर आएगा ये -1/3 के पास, फिर आएगा ये 1/4 के पास, फिर आएगा ये जो आगे वाली टर्म आएगी, फिर ऐसे करते 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 ये 0 की तरफ बार बार आता जाएगा। तो यहाँ पे जो टेंस टू 0 होगा तो वो इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक पिछली बार का क्वेश्चन ये भी है कि अनुक्रम दे दिया -1 की पावर n डॉट n है, क्या है, एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट वर्धमान, परिबद्ध या दोलायमान। तो हमें क्या करना है, हमें तो वही करना आता है कि एक दो टर्म लिख लें पहले। तो -1, जैसे एक रखेंगे तो ये -1, 1 से 1 -1, जैसे 2 रखेंगे तो 2, -3, 4, -5, इस तरीके से आता जाएगा। तो ये देखिए, और अनंत तक ये चलता ही जाएगा। तो ये एक दिष्ट ह्रासमान भी नहीं है, क्योंकि एक बार माइनस आ रहा है, फिर प्लस जा रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस जा रहा है। तो एक दिष्ट ह्रासमान नहीं है, एक दिष्ट वर्धमान नहीं है। परिबद्ध तो ये है ही नहीं, क्योंकि माइनस की तरफ भी देखें तो ये -∞ की तरफ जा रहा है, क्योंकि -1, -3, -5, और प्लस की तरफ देखें तो 2, 4, 6, 8 ऐसे आता जाएगा। तो ये परिबद्ध भी नहीं है। तो ये दोलायमान है। दोलायमान कैसे है, जैसे हम देख पा रहे हैं, -1, फिर कहाँ जा रहा है ये 2 पे, फिर -3, फिर 4 पे। तो पहले यहाँ है, यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इस तरह दोलन कर रहा है ना ये, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो ये दोलायमान है। हम अनुक्रम में पॉसिबल है कि हम लिख पा रहे हैं अवयव, तो पहले सबसे पहले अवयव लिख दें और उसके हिसाब से दोलायमान का पता चल जाएगा, परिबद्ध का, एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट वर्धमान, लिमिट और लिमिट पॉइंट का भी पता हमें चल जाएगा। अब आती है अनुक्रम की प्रकृति। अनुक्रम की कैसे कैसे होते हैं। अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होता है और अपसारी अनुक्रम होता है। अब जब अनुक्रम अभिसारी है तो वो अभिसारी होता है, किसी एक पॉइंट पे जाएगा, वो अभिसारी है। लेकिन जब अपसारी होता है तो अपसारी वो कितने प्रकार का होता है। एक तो उसको अपसारी बोलते हैं उचित अपसारी, और एक विषम अपसारी या इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट। प्रॉपर डाइवर्जेंट और इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट। उचित अपसारी होता है या तो वो इन्फिनिटी हो जाए या -∞ हो जाए, तो वो उचित अपसारी बोलते हैं उसको। और एक होता है अपसारी परिमित दोलायमान। यदि मान लीजिए कोई फलन किन्हीं दो संख्याओं पे बार बार दोलन किए जा रहा है, बार बार दोलन किए जा रहा है, तो ये हो गया परिमित दोलायमान। और एक होता है अपरिमित दोलायमान। अपरिमित दोलायमान का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु पे वो दोलन तो कर रहा है, लेकिन वो जाता जा रहा है। ये दोलन तो कर रहा है लेकिन अपरिमित जा रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है, तो अपरिमित दोलायमान इस तरीके से होता है। तो अब आगे देखिए कि अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम की जो कुछ प्रॉपर्टीज और जो क्या कंडीशंस होती हैं। अभिसारी अनुक्रम, जिस अनुक्रम की सीमा विद्यमान होती है, जिस अनुक्रम की सीमा, लिमिट पॉइंट नहीं बोल रहा, वो सीमा बोल रहा है कि जिस अनुक्रम की सीमा विद्यमान होती है वो अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। तो अभिसारी का तो यहीं खेल खत्म हो जाता है। अब आती है बात अपसारी की। अपसारी अनुक्रम, यदि सीमा विद्यमान नहीं हो, जब सीमा ही विद्यमान हो जाएगी तो अभिसारी हो जाएगा, और यदि सीमा विद्यमान नहीं है तो अपसारी हो जाएगा। अब सीमा विद्यमान नहीं है तो उसके हो सकता है कि सीमा बिंदु विद्यमान हो, लिमिट पॉइंट विद्यमान हो, लेकिन फिर भी वो अपसारी हो सकता है। तो परिमित दोलायमान अनुक्रम, परिमित दोलायमान क्या होता है, यदि अनुक्रम परिबद्ध है। परिमित दोलायमान का मतलब होता है, परिमित का मतलब परिबद्ध है तथा एक से अधिक सीमा बिंदु हैं। जैसे ही एक से अधिक सीमा बिंदु होंगे तो ये बार बार, मतलब कहीं से भी जाके कुछ नंबरों के बाद ये एक दूसरे पर ओवरलैप होने लग जाएंगे। मतलब बार बार उन दो लिमिट पॉइंट, एक से अधिक लिमिट पॉइंट उपस्थित हो जाएंगे। अपरिमित दोलायमान क्या होगा, यदि अनुक्रम ऊपरी या निम्न अपरिबद्ध हो, मतलब हो सकता है वो दोनों तरफ से अपरिबद्ध हो या किसी एक तरफ से भी अपरिबद्ध हो सकता है, तथा कम से कम एक लिमिट पॉइंट हो। मतलब मान लीजिए कि नीचे से वो परिबद्ध है और उसका एक लिमिट पॉइंट है, और वो किस तरह जा रहा है, इस तरह जाके इस तरफ आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर इस पे आ रहा है, फिर इस जा रहा है, फिर इस पे आ रहा है, और आगे इस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो वो एक तो क्या हो गया, अपरिमित हो गया, और दोलायमान तो हो ही रहा है बस।
तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा अपरिमित दोलायमान का। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि परिमित दोलायमान अनुक्रम का होता है कम से कम एक सीमा बिंदु, कोई सीमा बिंदु नहीं, अनुक्रम परिबद्ध होता है, अपरिबद्ध होता है। इस तरीके से वो थ्योरी में क्वेश्चन बना देगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ध्यान क्या मतलब, ये अगर हम थ्योरी को थोड़ा और ढंग से थोड़ा एक बार और रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती हैं। हम एक बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये हाँ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद या 1-2 दिन बाद देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। जबकि हमें ये चीज़ें बार बार अगर शॉर्ट नोट्स बना के और रिवाइज करते जाएंगे हम, तो ये ऑब्वियसली लगने लग जाएंगे कि हाँ ये सच सही बोल रहा है एकदम, और हमें अच्छी तरह हो जाएगा कि और हम एग्जाम्पल से इनको क्लियर भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे इन थ्योरम्स, इनको चाहे रूल्स कह लो या थ्योरम्स कह लो, इनसे पिछली बार क्या मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं इनसे। तो हम अब देखते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। अब कोई अनुक्रम है, अभिसारी है मतलब वो किसी एक संख्या की तरफ जा रहा है, तो पहले तो वो किसी एक संख्या से शुरू हुआ होगा, किसी एक संख्या की तरफ जाकर वहाँ रुक रहा है। अभिसारी का मतलब किसी एक संख्या पर जाकर रुक रहा है, तो वो तो परिबद्ध होगा ही होगा। ठीक है, ऑब्वियस बात। इनको एग्जाम्पल्स लेके हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम ऑथेंटिक बात सी हमें दिख रही है कि कोई अभिसारी है तो वो परिबद्ध तो होगा ही। ठीक है, प्रत्येक अपरिबद्ध अनुक्रम अपसारी होता है। अब कोई अपरिबद्ध है लाइन पे, मान लीजिए चाहे यहाँ से परिबद्ध है लेकिन इस तरफ से अपरिबद्ध है, तो वो अपसारी होगा ना, मतलब फैलता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। परिबद्ध अनुक्रम का अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। अगर कोई अनुक्रम परिबद्ध है, जैसे कि ये अनुक्रम परिबद्ध है 1 और -1 के बीच में, लेकिन अभिसारी थोड़ी है क्योंकि दोलायमान है, वो तो बार बार दोलन कर रहा है, तो परिबद्ध अनुक्रम का अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। लेकिन प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रत्येक अपरिबद्ध अनुक्रम अपसारी होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का अद्वितीय सीमा बिंदु होता है। अगर कोई अनुक्रम अभिसारी है, किसी अभिसारी का मतलब क्या होता है, किसी एक बिंदु की तरफ टेंड कर रहा है वो। अब किसी एक बिंदु की तरफ टेंड कर रहा है तो उसका सीमा बिंदु एक ही होगा, और वही जो सीमा बिंदु है उसकी सीमा कहलाएगा, तो उसका सीमा बिंदु एक ही होगा। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का अद्वितीय सीमा बिंदु होता है, मतलब केवल एक सीमा बिंदु होता है। अब ये देखिए, जो मैंने ये लिख रखे हैं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले, और अब तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं में से एक बारी है। ये मान लीजिए ये 5 लाइन आपकी लिखी हुई है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है आपका। अब आगे है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम जिसका अद्वितीय सीमा बिंदु है वह अभिसारी होता है। जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल्स में देखते भी आए हैं कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम है, मान लीजिए कोई परिबद्ध अनुक्रम है, इसके बीच में परिबद्ध है, और क्या बोल रहा है, जिसका अद्वितीय सीमा बिंदु है और उसका एक ही सीमा बिंदु है, तो वह अभिसारी होता है। एक ही सीमा बिंदु है कि मतलब इसका कुछ जाने के बाद सब पॉइंट उसी की ओर आ रहे हैं, तो वो अभिसारी अनुक्रम होता है। अब जैसे ये है कि परिबद्ध अनुक्रम का सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट कहलाता है। ये क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि xn का महत्तम मतलब अनुक्रम का सबसे बड़ा, xn का निम्नतम, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। तो जैसा कि ये देखने से ही पता चल रहा है किसी परिबद्ध अनुक्रम का सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट क्या होता है कि लिमिट सुपीरियर होता है वो। अब आता है कि अनुक्रम के अभिसरण की आवश्यक शर्तें, कि अनुक्रम कोई है तो वो कन्वर्जेंस अभिसारी होगा या नहीं होगा, ऐसे क्या होगा। तो यदि अनुक्रम अभिसारी है तो आवश्यक रूप से परिबद्ध तथा अद्वितीय सीमा बिंदु उसका होगा। अभिसारी है तो वो परिबद्ध होगा तथा उसका सीमा बिंदु केवल एक होगा। और एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम अभिसारी, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, कोई एकदिष्ट वर्धमान है मतलब बढ़ता जा रहा है और वो अभिसारी है मतलब इसकी तरफ जा रहा है, तो वो परिबद्ध होगा तथा उसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn सुप्रीमम ऑफ xn होगा। और तीसरा बिंदु है कि एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम अभिसारी है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है
और किसी एक बिंदु की तरफ जा रहा है, तो एक दिष्ट ह्रासमान है और अभिसारी है, तो वो परिबद्ध भी होगा और उसका लिमिट एन टेंड्स टू एक्स एन क्या होगा, इन्फिनिमम होगा। तो ये ऑब्वियस बातें हैं, मतलब हाँ बिल्कुल सही बातें हैं। अब क्वेश्चन है एक कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है या अपसारी। ठीक है, यदि अपरिबद्ध तो अपसारी, कि मतलब वो दे सकता है कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है या अपसारी, तो हमें अनुक्रम देख के उसके कुछ एलिमेंट लिख के फिर हमें ये देखना है कि यदि अपरिबद्ध है, अनुक्रम हमें दिख रहा है कि अपरिबद्ध है कि वो तो बढ़ता ही जा रहा है आगे, तो वो अपसारी होगा। यदि एलिमेंट लिख पाएँ तो लिखें, हम एलिमेंट लिख पाएंगे, जैसे 3-4 एलिमेंट लिखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये अनंत की तरफ जाएगा आगे चल के, तो वो अपरिबद्ध है तो अपसारी होगा। यदि परिबद्ध है, यदि कोई अनुक्रम परिबद्ध है और एक बिंदु को टेंड कर रहा है तो वो अभिसारी होगा। तो ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया हुआ है कि यदि एक अनुक्रम परिबद्ध है और उसका एक बिंदु को टेंड कर रहा है तो वो होगा अभिसारी, अपसारी, दोलायमान और कुछ, तो सीधा हमें अपसारी पर टिक मारना था। वर्धमान है या ह्रासमान है, पहले देखेंगे कि या तो इससे देखेंगे या एलिमेंट से, या हम देखेंगे कि हर जो आगे आने वाला एलिमेंट अगर बड़ा है उसका तो ह्रासमान और वर्धमान का हमें पता चल जाएगा, या 2 एलिमेंट के अंतर से पता करेंगे। यदि वर्धमान तो फिर परिबद्धता देखेंगे और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन करके सुप्रीमन अगर एक्स एन आ रहा है तो अभिसारी होगा। और यदि ह्रासमान है और परिबद्धता देखेंगे, यदि ह्रासमान है और हमें लिमिट लगाएंगे तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो भी अभिसारी होगा। यदि हम देखेंगे कि वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान है और लिमिट लगाने पर कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो वो अभिसारी होगा। यदि एक दिष्ट ह्रासमान है और लिमिट लगाने पर कोई वैल्यू आ रही है तो वो अभिसारी फिर भी कहलाएगा। अब आगे चल के आता है हमारा एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ही हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ये है, हमें अनुक्रम दे रखा है और हमें से पूछ लिया कि ये बताइए अभिसारी है या अपसारी। तो हमें सीधा क्या करना है, हमें पहला मेथड तो हमारा जो है कि हम पहले क्या करेंगे, सीधे ही एलिमेंट्स लिखेंगे। जैसे हम 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -5/5। फिर जैसे हम अगला एलिमेंट लेंगे, मतलब n बराबर 2 लेंगे, n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ 4 -7 -3/3 6 2 8। और ऐसे ही यहाँ आगे चल के अलग अलग आते जाएंगे, ऐसे आते जा रहे हैं। और हम लास्ट में क्या करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी un लगाते हैं, तो ये क्या आएगा 2/3, लिमिट निकल के आएगी बराबर 2/3। जैसे 2/3 आएगी तो हमें दिख रहा है कि ये एक दिष्ट वर्धमान है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, आगे चलते 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 ये 2/3 पे जा रही है। तो ये क्या है, एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट ह्रासमान है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी। ठीक है, एक तो हमारा तरीका सिंपलेस्ट वे तो ये हो गया, अरे सॉरी कहाँ घूम गए, तो सिंपलेस्ट वे तो ये हो गया। लेकिन अब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि xn+1 निकालेंगे पहले, तो इससे क्या निकलेगा, वो थोड़ा लंबा पड़ता है हमारे लिए, तो 2n+2 -7/3n+3+2, ये क्या हो गया 2n - 5/3n+5। अब 2n है, 2n प्लस, तो अब xn क्या है 2n - 7/3n+2। तो अब हम xn+1 - xn करेंगे, फिर उससे पता करेंगे एक दिष्ट वर्धमान है या ह्रासमान, जबकि हमें यहाँ से एलिमेंट से सीधा ही पता चल रहा है, तो ये चीज़ करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आगे हमारा है an = इसमें क्या है, इसने इस तरीके से ना देकर सीधे हमें एलिमेंट्स ही दे दिए।
जो अनुक्रम के पद दे दिए सीधे ही, तो उससे हम क्या करेंगे कि उससे हमें ज़्यादा इजी रह जाता है। तो -2 -3 -0 -1 0 1 2 1 2 1 सॉरी 1 0 1 0 1 0 1 0 आगे ये 1 0 1 0 ऐसे चलता जा रहा है। तब ये अभिसारी है, तो अभिसारी तो हमें लग नहीं रहा क्योंकि माइनस जा रहा है, माइनस से ये आगे चल के 1 0 1 0 1 0 मान लीजिए यहाँ से, तो ये मान लीजिए कि ये -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर वापस 1 फिर 1 से 0 फिर 0 से 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये अभिसारी तो नहीं है क्योंकि दो लायमान है, तो अभिसारी नहीं है। 1 इज ओनली लिमिट पॉइंट, और इसके जो देखिए ये 0 भी लिमिट पॉइंट है और 1 भी लिमिट पॉइंट दिख गया हमें। तो 1 इज ओनली लिमिट पॉइंट नहीं, एक लिमिट पॉइंट तो है लेकिन अकेला लिमिट पॉइंट नहीं है। 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट ना, 0 और 1 दोनों लिमिट पॉइंट है। ये हमारा आंसर हो गया। अब की बार कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इंक्लूड करके दिए हैं। अब जैसे आगे आ रहा है अनुक्रम, ये दे रखा है 1 + 1/n की पावर n। क्या है ये? इसका लिमिट है, अभिसारी है, कुछ भी अगर इसका पूछ ले, इसका लिमिट पॉइंट पूछ ले, इसकी लिमिट पूछ ले, अभिसारी पूछ ले, अपसारी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो हम बता सकते हैं। अब क्योंकि हमें तो सीधा सा पता है, हम पहले एलिमेंट लिखेंगे 2, फिर 3/2 का स्क्वायर, बस 2 एलिमेंट लिख लिए, आगे चल के डैश 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 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसकी लिमिट होती है ई की वैल्यू होती है 2.71 के आसपास। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2.7 है, तो ये एक दिष्ट वर्धमान हो गया। जब वर्धमान हो गया और ई की तरफ जा रहा है तो ये परिबद्ध भी हो गया और अभिसारी भी हो गया, क्योंकि एक दिष्ट वर्धमान है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अभिसारी हो गया। और लिमिट ई है ही, इसकी लिमिट जो ये निकली है वही लिमिट होगी और ये लिमिट पॉइंट भी होगा। तो और जो हमारी थ्योरी में हमने पढ़ा था कि एक दिष्ट वर्धमान फलन की यदि लिमिट उपस्थित है तो वह अभिसारी होता है, और हमारी थ्योरी में ये भी था कि एक दिष्ट वर्धमान फलन का यदि केवल यूनिक लिमिट पॉइंट उपस्थित है तो भी वह अभिसारी होता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें थ्योरी काम आती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अनुक्रम दिस। अब तो आप ये ना माने कि ये पद हैं अलग अलग, ये पद नहीं है। आप देखिए एक बार प्लस में है, तो ये पूरा एक पद है। इसमें पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो अलग अलग पद हम बनाएंगे। तो जैसे ही 1 है तो 1 रखेंगे तो केवल यहाँ तक की वैल्यू हम रखेंगे 1। जैसे ही हम 2 रखेंगे तो 1 + 1/2। इस पद को हम, क्योंकि ये अनुक्रम में 1 + 1/(1), तो ये क्या बन रहा है कि 1/(n) टाइप का बन रहा है। तो इसमें जो ये 1 + 1/(1), 1 + (2), 1 + (3) है, तो हम क्या करेंगे कि इसको नेगलेक्ट करके हम यहाँ से ले लेंगे। जैसे ही हम n बराबर 1 2 3 4 लेंगे तो 1 लेंगे तो ये आ जाएगा, 2 लेंगे तो ये यहाँ तक जुड़ कर आ जाएगा, 3 लेंगे तो ये यहाँ तक जुड़ कर आ जाएगा, 4 लेंगे तो ऐसे जुड़ता जुड़ता आगे चला जाएगा। और जैसे ही हम इस पर लिमिट लगाएंगे, तो इसकी लिमिट आगे चल के ई आएगी। और इसकी लिमिट ई क्यों आएगी? क्योंकि आप अगर देखें तो ये जो 1 + 1/((2) + 1/(3), ये क्या है? ये e की पावर 1 का एक्सपांसन है। जैसे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये आगे चल के पूरा जो सीरीज है वो e का एक्सपांसन है, इसलिए ये लिमिट पूरी e आएगी लास्ट में। तो ये e आएगी, तो e क्या होता है 2.71 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो पहले क्या था 1, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आगे चलता चलता 2.71 की तरफ जा रहा है। तो ये एक पहले तो हो गया एक दिष्ट वर्धमान होने के बाद ये लिमिट केवल 1 है इसकी उपस्थित है, तो ये अभिसारी हो गया हमारा। और लिमिट क्या हो गई? ई। वैसे अगला है xn n/2n + 1। वही 1 रख के ये एलिमेंट, 2 रख के ये एलिमेंट, 3 रख के ये एलिमेंट, और लास्ट में हम जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे
तो इसमें n यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा, n इसके नीचे इसको 0 कर देगा तो 1/2, तो 1/2 इसकी लास्ट में 1/2 की तरफ जा रहा है। तो ये एक तो एक दिष्ट वर्धमान हो गया और इसका एक लिमिट पॉइंट उपस्थित है, तो ये अभिसारी हो जाएगा। और लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा 1/2, और ये लिमिट भी इसकी हो जाएगी। सीमा क्या है 1/2, ये लिमिट भी है और लिमिट पॉइंट तो होता ही है। लिमिट तो ये भी आप ये ध्यान रखें कि जो लिमिट है वो लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट का लिमिट होना आवश्यक नहीं है, हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। इस तरीके से हम लिखेंगे, तो इसको लिख ही लेना कि प्रत्येक सीमा बिंदु होती है, परंतु प्रत्येक सीमा बिंदु सीमा हो जरूरी नहीं। ठीक है, जो कि हम पिछले एग्जाम्पल्स में देखते आ रहे हैं। अब ये xn ऐसा है कि यदि n सम है तो -n/2 और n विषम है तो n+1/2। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सम संख्या लेंगे तो ये आएगा, विषम संख्या लेंगे तो ये आएगा, और ये आगे ऐसे बढ़ता ही जाएगा। तो ये अपरिमित दोलायमान बनेगा। जैसे n = 1 रखा, 1 विषम है तो क्या आएगा 1, 2/2 1, फिर 2 रखेंगे तो सम ये रखेंगे तो -1, फिर 2 -2 4 -4, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये मतलब पहले आएगा हमारा 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, तो पहले आएगा 1, फिर -1, फिर 2, फिर ये ऐसे। तो ये अपरिमित दोलायमान हो गया हमारा। ठीक है, अब आता है कॉची अनुक्रम। कॉची अनुक्रम से भी क्वेश्चंस, कॉची अनुक्रम तो हर उसमें चलता है, ये अनुक्रम में भी चलेगा, सीरीज में भी आएगा, और आगे भी कई जगह कॉची रहता है अपना। तो अनुक्रम एक्शन कॉची अनुक्रम कहलाता है यदि xn - xm करें वो लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब उन दोनों का अंतर बहुत कम आए। और इसका मतलब ये है कि एक लेवल पे जाके दो अनुक्रम के जो पॉइंट्स हैं, मतलब बहुत आगे जाने के बाद जो अनुक्रम के जो पॉइंट्स आएंगे वो एकदम पास 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 आते जाएंगे। इसका मतलब यही है कि दो अवयवों का जो अंतर लेंगे ना हम, मतलब बहुत आगे जाने के बाद जब दो अवयवों का अंतर लें तो वो बहुत ही कम हो जाए, एप्सिलॉन मतलब बिल्कुल लगभग 0 के बराबर हो जाए और वो लगभग सेम ही आ जाए। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि ये परिभाषा है अभिसारी की, ये अभिसारी की परिभाषा की तरह ही काम कर रहा है। अगर इसको हम देखें तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी संख्याओं किन्हीं पदों के बाद, बहुत सारे अगर पद हम छोड़ दें तो उन पदों के बाद में जो आने वाले पद हैं सिर्फ एक संख्या के इर्द गिर्द ही मिले, और दो जब उनका अंतर निकालें तो बिल्कुल कम आए, मतलब आगे आने वाले पद सिर्फ एक बिंदु की तरफ ही रहें। तो ये एक अभिसारी की परिभाषा की तरह होगी। तो कॉची अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है। आप सीधा इस तरह ही ले सकते हैं। इसका मतलब जो इजी वे में समझना चाहें तो n0 के बाद अवयवों की सघनता बढ़ जाती है या उनमें अंतर बहुत कम हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए 100 या 1000 अवयवों के बाद में अवयव बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे लगेगा कि बस इनमें कोई अंतर ही नहीं है, वो सेम ही है, एक ही अवयव है। तो प्रत्येक कॉची अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रत्येक कॉची अनुक्रम अभिसारी होता है, वो अभिसारी की परिभाषा के अनुसार हो जाता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कॉची अनुक्रम होता है, प्रत्येक परिबद्ध तथा एक दिष्ट अनुक्रम कॉची अनुक्रम होता है। ये आपको अच्छी तरह देख लेनी है, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी दे देगा। तो आपको कॉची अनुक्रम का तो ये ध्यान रखना है कि ये जो अभिसारी है ना, ये कॉची अनुक्रम का ही रूप है। तो पहली बात तो प्रत्येक कॉची अनुक्रम अभिसारी होता है और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कॉची अनुक्रम होता है। तो ये आपस में इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन को होल्ड करते हैं। और प्रत्येक परिबद्ध है तथा एक दिष्ट अनुक्रम है। अब एक दिष्ट अनुक्रम है तो एक दिष्ट है तो इस तरह, मतलब या तो एक दिष्ट वर्तमान होगा या एक दिष्ट हास्यमान होगा, और परिबद्ध है मतलब कहीं ना कहीं जाके रुक रहा है। तो ये किसकी परिभाषा है, अभिसारी की। ये दोनों कंडीशन किसकी हैं, अभिसारी की। और अभिसारी तो कॉची होता ही है बस।
तो वो किसी भी तरीके से आपको लैंग्वेज में पूछ सकता है। अब आगे चल के आता है उपानुक्रम। उपानुक्रम क्या होता है कि अनुक्रम का योग करके वो दे देगा और उसकी लिमिट पूछ लेगा, तब जाके काम आता है। यदि एक्स एन एक अनुक्रम है तो एक्स एन के एक उपानुक्रम होता है, मतलब उन्हीं में से जैसे कोई ये अनुक्रम है, इसमें से जैसे हम एन के ले लिया तो इसके सम वाले टर्म्स आ गई तो ये उपानुक्रम हो जाएगा। तो इस तरह उपानुक्रम में मतलब अनुक्रम के कुछ पदों को लेके एक छोटा अनुक्रम हमने बना लिया। यदि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है तब प्रत्येक उपानुक्रम भी अभिसारी होगा। जब बड़ा ही अभिसारी हो गया तो उसके छोटे कितने भी लो वो अभिसारी निकलेंगे। एग्जाम्पल एक्स एन क्या है 1/n, तब x2n, तो ये इसका उपानुक्रम हो गया ना। अब जब एक्स एन अभिसारी है जो जीरो को अभिसरित है, क्योंकि पहले एक लिखेंगे फिर 1/2 1/3 1/4 अगली लिमिट लगाएंगे तो वो जीरो की तरफ जाएगी, तो ये अभिसारी हो गया। जब यही अभिसारी हो गया तो इसका उपानुक्रम है 1/2n, तो वो भी अभिसारी होगा। क्योंकि अब जैसे 1/2n के एलिमेंट्स लिख के और लिमिट लगा के देख लीजिए, आप वहीं जाओगे। अब जो सेकंड पॉइंट है कि परिबद्ध अनुक्रम का प्रत्येक उपानुक्रम भी परिबद्ध होता है। अब जब अनुक्रम परिबद्ध है तो उसका उपानुक्रम भी लेंगे, वो भी परिबद्ध ही होगा। अपरिबद्ध अनुक्रम का प्रत्येक उपानुक्रम अपरिबद्ध होना आवश्यक नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना, जबकि ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। यदि एक्स एन का अब अनुक्रम का प्रत्येक उपानुक्रम, यदि प्रत्येक उपानुक्रम एल को अभिसरित कर रहा है तो अनुक्रम स्वयं भी एल को अभिसरित होगा। यदि मान लीजिए कोई अनुक्रम दे रखा है और उसके हम कोई भी उपानुक्रम ले और वो किसी एक बिंदु की तरफ ही जा रहा है तो पूरा अनुक्रम ही उसी तरफ जाएगा। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल यही ले लें कि ये अनुक्रम 1/n है, इसका उपानुक्रम 1/2n है। मान लीजिए 1/2n का किसको अभिसरित कर रहा है, वही जीरो को। मान लीजिए एक अनुक्रम और हम ले लिया हमने 1/3n, ये भी इसका उपानुक्रम होगा। 1/4n ले लिया, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है। आप इसका कोई भी उपानुक्रम लेंगे वो जीरो की तरफ ही जाएगा। जैसे ही ये सब जीरो की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको ना देखते हुए सीधा ही बोल देंगे कि जब सभी अनुक्रम उपानुक्रम जीरो की तरफ जा रहे हैं तो ये भी जीरो की तरफ ही जाएगा, मतलब ये भी अभिसारी होगा। जब ये अभिसारी हैं तो ये भी अभिसारी होगा। अब प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का अभिसारी उपानुक्रम होता है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का अभिसारी उपानुक्रम होता है। ये कौन सी थ्योरम है, शायद बोल्जन-वाइस्ट्रास है क्या? अच्छा, बोल्जन-वाइस्ट्रास हमने कहाँ पढ़ी थी थ्योरम, तो उसी से संबंधित है ये। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का अभिसारी उपानुक्रम होता है। अब आगे चल के उपानुक्रम पे रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स क्या होते हैं कि वो लिमिट के बारे में पूछ लेते हैं। अनुक्रम के पद देखे तो ये हैं कि यदि एक्स एन एक अनुक्रम है और ऐसा अनुक्रम है कि वो जीरो नहीं है किसी भी n बिलोंग्स टू n के लिए, तब हम क्या करेंगे कि लिमिट एक्स n+1 निकालेंगे, मतलब n की जगह n+1 लिखेंगे अपॉन एक्स एन करेंगे। और यदि ये लैम्डा आता है और लैम्डा जो है वो -1 मोड लैम्डा <1, इसका मतलब होता है कि जो लैम्डा है -1 और 1 के बीच में हो, लाई करें तो हमारी जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन है वो 0 आएगी। ठीक है। यदि एक्स एन कहीं भी हमारा 0 नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, और हमसे पूछ रहा है कि वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन बताइए, तो हम क्या करेंगे xn+1 अपॉन एक्स एन निकालेंगे, उस पर लिमिट लगाएंगे। अगर वो लैम्डा आ रहा है -1 और 1 के बीच में तो हमारी लिमिट अनुक्रम की 0 पे जाएगी। फिर आता है कोशिका सीमा पर प्रथम प्रमेय। ये भले ही आप नाम से याद नहीं रखें, लेकिन आप इतना याद रखें कि यदि कोई अनुक्रम L पे जा रहा है, मतलब टेंस टू L है, मतलब L को अभिसरित है। यदि कोई अनुक्रम पे लिमिट लगाएं और वो L को जा रहा है, तब अनुक्रम के अलग अलग पदों का योग किया जाए और नीचे n हो तो वो भी L को जाएगा। मतलब यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन L को जा रहा है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये भी L को ही जाएगा।
ये आपको काम आएंगे, आगे देखना एग्जाम्पल जब हम करेंगे लिमिट के तो उसमें। कौशी का सीमा पर द्वितीय प्रमेय, तो आप भले ही नाम याद ना रखें लेकिन इस तरह याद रखें, यदि कोई एक्स एन धनात्मक पदों का अनुक्रम है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बराबर एल है, तब यहाँ तो एल पे जा रहा था और सब योग में थे और नीचे बटा था तो भी वो एल पे जाएगा। यहाँ पे सभी गुणन में है और उसकी पावर में 1/n है तो भी ये एल पे जा रहा है, तो एक्स एन एल पे जा रहा है तो ये भी एल पे ही जाएगा। तथा तो एक रूल तो हो गया ये, दूसरा रूल हो गया ये, और तीसरा रूल ये है, तथा यदि लिमिट एक्स एन प्लस 1/xn एल पे जा रहा है तब लिमिट एक्स एन 1/n भी एल पे जाएगा। ये तीन नियम आप याद रखना, और इन तीन नियम से ही अगर सीक्वेंस के उसमें लिमिट आई तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे अब ये एग्जांपल्स हैं कि 1/n 1 + 2 की पावर 1/n प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 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 डॉट डॉट n की पावर 1/n। तो इसमें हमें क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। अब जो n की पावर 1/n है इसकी लिमिट 1 होती है, तो अब जब ये लिमिट 1 है तो हम कौन सा नियम देखेंगे, प्लस वाला, कौशी की सीमा पर प्रथम प्रमेय। जब एक्स एन एल पे जा रहा है तो ये हमारा एल पे जाएगा, और इसको हम कैसे लिखे देंगे, 1 + 2 की पावर 1/n प्लस 3 की पावर 3 प्लस n की पावर 1/n कहाँ जाएगा, वो भी एल पे ही जाएगा, एल क्या है 1, तो ये लिमिट इसकी n टेंस टू इन्फिनिटी 1 आंसर। ठीक है। अब जैसे सेकंड, एक मिनट, अगला है कि फैक्टोरियल n की पावर 1/n। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n को कैसे लिखते हैं, n-1 इंटू n-2 इंटू डैश 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 3 2 1 1/n। अभी लिमिट पूछ रहा है ना इसकी लिमिट, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 2 3 डैश 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 n 1/n। तो हमारे यहाँ एक्स एन क्या निकल के आया, n। ठीक है, n किस पे जा रहा है, अब जब इस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा। जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो हमारा जो डॉट वाला है और उसकी पावर 1/n है तो वो भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो बराबर इन्फिनिटी आंसर। क्योंकि ये नियम काम में लिया है हमने कौशी का सीमा पर द्वितीय प्रमेय। तो वो भी इन्फिनिटी पे चला गया। यहाँ देखिए, बस इसको लिखना आना चाहिए था हमें, फैक्टोरियल n को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n को ऐसे लिखते हैं n, फिर वो उसमें घटा के 3 2 1 की तरफ लिखते हैं। हमने इसको लिख दिया 1 2 3 4, इस तरफ से लिखना शुरू कर दिया n, तो हमारा एक्स एन क्या हो गया, n हो गया। वो x1 x2 मल्टीप्लाई करके टर्म्स को, और ऊपर 1/n है। जैसे ही हमें 1/n दिखेंगे हम दूसरा रूल लगाएंगे कि हमारे यदि एक्स एन उस पर जा रहा है तो वो भी उसी पे जाएगा। अब आगे अगला एग्जाम्पल है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस वन दे रखा है आपको। तो आपको क्या करना है, अब इस पर देखिए, हम इसको डॉट वाले उससे भी नहीं कर सकते क्योंकि n की पावर n है और नीचे वो है, तो डॉट वाले उससे नहीं कर सकते। प्लस में ये है नहीं, प्लस में नहीं है, डॉट वाले में नहीं है, तो हम अब हमारे पास बचता है xn+1/xn वाला लॉजिक। तो xn तो ये है ही, xn+1 हम इस तरह निकालेंगे, जैसे n+1 रखेंगे n की पावर n+1/फैक्टोरियल n+1, इस तरीके से फैक्टोरियल n, तो ये n की पावर n+1, तो इसमें पावर भी ऊपर जाएगी। हाँ, तो इसमें अभी तो हम पावर को इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि एक्स एन तो ये है हमारा,
जब एक्स एन ये है तो एक्स एन प्लस वन ये हुआ, तो दोनों को बटा में लिखेंगे। जैसे ही हम बटा में लिखेंगे तो एक्स एन तो ऐसे एन प्लस वन तो ऐसे ही रहेगा, जो एक्स एन है वो नीचे जाएगा तो नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये आ गई। अब जैसे इसको खोलेंगे तो एन प्लस वन को क्या करेंगे, एन प्लस वन और फैक्टोरियल एन में खोल देंगे। इस फैक्टोरियल एन से ये फैक्टोरियल एन, ये इससे ये कट जाएगा, और ये जो इससे आगे चल के हम कॉमन लेंगे तो एन की पावर एन कॉमन यहाँ से आएगा, तो एन की पावर ये है, इससे ये कट के एन प्लस वन, वन प्लस एन की पावर वन अपॉन एन। अब जैसे ही हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन इज इक्वल टू ई होता है। ये आप लिमिट वाले चैप्टर में आपको निकालना आएगा। और तो जब ये है तो हमारा एक्स जो एक्स एन की पावर वन अपॉन एन है वो भी वहीं टेंस करेगी, तो वो ई हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, टू अपॉन वन प्लस थ्री बटा दो प्लस डॉट 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 एन प्लस वन अपॉन एन। तो ये हमारा कॉसी की सीमा पर प्रथम प्रमेय इसके प्लस वाले उससे हो जाएगा। तो जैसे ही हम एन प्लस वन अपॉन एन से ही निकाल लेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा वन पे। एन कॉमन लिंक कट जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो वन, जब वन पे जा रहा है तो ये पूरा भी वन अपॉन एन आगे लिखा हुआ है। बस इसमें अगर यहाँ लिखा होता तो हम सीधा हमें एकदम से आ जाता, लेकिन वन अपॉन एन है तो वो नीचे ही है एक तरीके से देखा जाए तो, इसलिए वो भी एक पे ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये याद निकालना है हमें। तो ये हम कॉसी की सीमा पर द्वितीय प्रमेय डॉट वाले गुणन वाले उससे निकालेंगे। तो हम पहले ये इसको देख लेंगे ये कहाँ जा रहा है। जैसे इसको हम देखेंगे तो ये ई पे जा रहा है, जैसे ये ई पे जा रहा है तो ये वन अपॉन है ये भी ई पे जाएगा, तो ये आंसर। फिर एक पिछली बार क्या है, सीबेसिव इनइक्वालिटी सीधा का सीधा ऐसे ही पूछ लिया था कि सीबेसिव इनइक्वालिटी है। ऑप्शन में ये था और भी तीन ऑप्शन अलग अलग थे। तो यदि a1 a2 a3 an एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम निम्न प्रकार है कि हर एक दिष्ट वर्धमान है, मतलब a1 से बड़ा a, उससे बड़ा a, उससे बड़ा आगे आने वाली टर्म, तब सब टर्म को जोड़ के n तक लेते हैं, सब टर्म को जोड़ के उनका स्क्वायर करते हैं, तो वो हमेशा लेस देन होगी n के मल्टीप्लाई से और सबका स्क्वायर करके। ये जो दिख रहा है आपको टर्म, ये सीबेसिव इनइक्वालिटी होती है। अब इसको अगर एग्जाम्पल से हम देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए तीन टर्म है 1 2 3, तो अब इनका तीनों को जोड़ के स्क्वायर कर दें तो 36, और यदि आगे तीन लिख के सबका स्क्वायर करके जोड़ दें 1 4 9 तो 39, तो 36 हमेशा छोटा रहेगा 39 से, जो सीबेसिव इनइक्वालिटी को होल्ड करती है। आगे हम अभी 1 घंटा और 12 मिनट की वीडियो हो गई, अगर सीरीज़ को इसी में इंक्लूड करते हैं तो लगभग 2.5 घंटे की वीडियो बनेगी, तो इसलिए अभी इसको यहीं पे करते हैं। सीरीज़ पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए मेरे साथ।